एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा भले ही पार कर लिया हो, लेकिन उसकी सत्ता की राह से रोड़े खत्म नहीं हुए हैं। इंडी गठबंधन ने ये साफ कर दिया है कि वो सत्ता की रेस से बाहर नहीं है। रुझानों के बीच कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। चुनाव के नतीजों को तानाशाही की पराजय और देश और संविधान को बचाने वालों की लड़ाई की जीत बताया, तो साफ संकेत दिए कि वो भी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव सामान्य नहीं थे। मोदी सरकार विपक्ष का गला घोट रही थी, संवैधानिक संस्थाएं खत्म की जा रही थी, जिसके खिलाफ इंडी गठबंधन ने आवाज उठाई और उसकी जीत हुई। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर ये कहते हुए भी निशाना साधा कि पूरा चुनाव उनके नाम पर लड़ा गया, इसीलिए ये चुनाव न केवल उनकी राजनीतिक बल्कि नैतिक हार भी है। भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। We, as we have said earlier, we're going to have a meeting with our partners, the India Alliance partners. I believe that meeting is tomorrow, and these questions will be raised there, and they will be answered there. We respect our alliance partners, and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. एनडीए में शामिल जेडीयू हो, टीडीपी या एलजेपी, ये पहले ही कांग्रेस के नेतृत्व वाले अलायंस का हिस्सा रह चुके हैं। अब जब एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच सीटों का ज्यादा अंतर नहीं है, इंडिया अलायंस सेक्युलरिज्म, जातीय जनगणना, संविधान पर खतरा जैसे मुद्दों पर अल्पसंख्यक, मुस्लिम, ओबीसी, दलित वोटर्स को साधने की तैयारी में उसका मोर्चा सफल रहा हो, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस इन्हें भी अपने पाले में खींचकर नया खेल कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा इलेक्शन हिट 2024 में आपका स्वागत है। और आज के इस खास कार्यक्रम में हम सीधा रुख करेंगे हमारे मेहमानों की ओर। मुकेश शर्मा जी, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गंगेश द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ये मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जिस प्रकार से चुनाव के जो नतीजे आए हैं, वो नतीजे कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां 400 पार का दावा कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी 300 तक भी नहीं पहुंच पा रही है, वो भी अपने सहयोगी घटकों के साथ। और जीत के जो जादुई आंकड़ा है, अगर उसको देखा जाए तो व्यक्तिगत स्तर पर उस आंकड़े से भी काफ़ी दूर है। और जो उसके सहयोगी घटक हैं, वो कभी ना कभी कांग्रेस के साथ भी रह चुके हैं। कांग्रेस कह रही है कि वो अपने अलायंस पार्टनर से बात करेगी। कांग्रेस ने यह नहीं कहा है कि वो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर जनता की आवाज़ उठाएगी। उसने हिंट दी है कि वो बात करेगी। मतलब इसके बाद भी कुछ आगे की कहानी शेष है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मुकेश शर्मा जी, छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, एक कदम आगे रहे पिछली बार से, लेकिन बाकी देश में निराशाजनक स्थिति रही, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के अंदर में तो जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, यहाँ पे लगातार 9 सीट 10 सीट भारतीय जनता पार्टी की आती रही है। और वही दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की कभी भी 2 से ज़्यादा सीट नहीं आई है। और इस बार भी वो देखने को मिला कि 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई है और बहुत कम अंतर से एक सीट में हम पीछे चल रहे हैं। और देश की जहाँ तक बात करें तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की कुल सीट जितनी है, उससे भी कम सीट पूरा इंडी गठबंधन को आप मिला लेते हैं तो आएगा। पूरा इंडी गठबंधन के टोटल करते हैं, उससे अधिक सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी की है। और हमारे अलायंस के साथ में हम बहुमत के आंकड़े को पार कर चुके हैं। और ये अलायंस, ये गठबंधन कोई अभी हो रहा है ऐसा
ये चुनाव के पहले का हमारा गठबंधन है, तो निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, ये बड़ी उपलब्धि है। और जरूर है कांग्रेस पार्टी को लंबे टाइम से हार का सामना करना पड़ रहा था, हताश निराश कांग्रेस पार्टी को थोड़ा ऑक्सीजन मिला है, 100 सीट के आसपास आ गए हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ एनडीए का देखते हैं तो एनडीए को पूरा बहुमत है और बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रही है और तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। जी, तो सरकार बनाने को लेकर अभी आप भले ही आशान्वित हों, लेकिन राह उतनी सरल नहीं है। हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो गंगेश जी, जो ये परिणाम रहे, ये मतलब एक ऐसे परिणाम है जिसमें आप कुछ भी स्पष्ट कह पाने की स्थिति में नहीं हैं कि मोदी जी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, या इंडिया अलायंस को या कांग्रेस को तमाम बदलाव हुए हैं। तो क्या कहेंगे? देखिए, इस चुनाव में एनडीए एकदम स्पष्ट था कि मोदी की गारंटी को लेकर एनडीए चुनाव लड़ रही थी। मोदी जी ने अपनी गारंटी को लेकर पूरी जनता से, देश की जनता से वोट मांगा था। ठीक उसी तरह जब पिछली बार उन्होंने अपने नाम से मांगा था, इस बार गारंटी जुड़ गया उसमें। तो एक मुझे लगता है कि सामान्य तौर पे ये सेट रहा होगा एनडीए का एजेंडा कि मोदी जी की गारंटी के नाम से वोट मांगेंगे तो जनता जिस तरह पिछली बार एक की थी उस तरह इस बार 400 के पार या 400 तक या 400 के पहले कुछ तक वोट देगी और अच्छे परिणाम आ सकते हैं। और इस बीच में साथ में ये भी थे कुछ अच्छे फैसले जो चुनाव के बाद होने हैं, उसका भी कुछ परसेप्शन लोगों के दिमाग में था। उसमें से कुछ एक नैरेटिव मुझे लगता है जो खासतौर पे उत्तर प्रदेश में इसका असर दिखाई दे रहा है, जिसमें ये एक नैरेटिव विपक्ष ने सेट करने का प्रयास किया कि मोदी की सरकार आई तो संविधान बदल देगी। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका असर इस चुनाव में खासतौर पे उत्तर प्रदेश, राजस्थान के इलाके में मुझे लगता है इसका असर दिख रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज्यादा आसानी थे। उत्तर प्रदेश का परिणाम ज्यादा चौंकाने वाला है मुझे लग रहा है। जिस तरह सीट घटी है उत्तर प्रदेश में, किसी को मुझे लगता है उम्मीद नहीं रही होगी कि उत्तर प्रदेश में इतनी कम सीट आएगी बीजेपी की। और जबकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लगातार अच्छा काम किया, सुप्रीम कोर्ट तक के फैसलों में उनकी चर्चा हो गई, बुलडोजर पूरे देश में फेमस रहा, उनकी बुलडोजर नीति और खासतौर पर माफिया राज खत्म करने में जो उन्होंने काम किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लगता है कि ये वाला जो नैरेटिव वो ज्यादा सेट हुआ, बजाय इसके कि मोदी जी ने भी अपने उसमें लगातार चीजों को सही मायने में देखा जाए तो अपन ने जो चुनाव का दौर देखा है उसमें लगातार मोदी जी नए चीजें, नई बातें करते थे और विपक्ष उसको फॉलो करता नजर आ रहा था पूरे चुनाव के दौरान। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी बातें भी हुई जिसमें विपक्ष ज्यादा कामयाब लग रहा है जी। और उसी का असर है मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कम सीटें आई हैं भाजपा की, और ये परिणाम काफी वैसे नहीं आ पाए जैसे चाहिए थे। संतोष सिंह जी, परिणाम आपके लिए बहुत उत्साहजनक तो नहीं है, लेकिन बहुत संतोषजनक तो हैं। आपके नाम के अनुरूप परिणाम संतोषजनक तो आए हैं। थोड़ा और कुछ आगे होते तो उत्साहजनक होते, लेकिन अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। ये नहीं कहा है कि हम विपक्ष के तौर पर बैठेंगे। कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी ने कि वो हम अपने पार्टनर से बात करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। तो मतलब कुछ पिक्चर बाकी है। देखिए नवीन जी, ये बात तो सही है कि परिणाम वैसे उत्साहजनक नहीं है जैसे कि होना चाहिए थे, लेकिन फिर भी हमारे नज़र में ये परिणाम अच्छे हैं और देश की जनता ने एक बार ये साबित कर दिया है कि जो ध्रुवीकरण के मुद्दे होते हैं इन सब पर बहुत अधिक खिचड़ी पकने वाली नहीं है। अब ये साफ संकेत हैं कि अब आपको विकास की बातें करनी पड़ेंगी, अब आपको रोजगार की बातें करनी पड़ेंगी, महंगाई को कम करना पड़ेगा। तो इसलिए जो हमारे मुद्दे थे हम समझते हैं हम जनता तक पहुँचाने में सफल रहे और संविधान को बदलने की जो बात
प्रचंड बहुमत के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की जा रही थी, उसका भी असर निश्चित रूप से जनता पर पड़ा है। और इसका साफ जो परिलक्षित हुआ है उत्तर प्रदेश के परिणामों में या महाराष्ट्र के परिणामों में जगह जगह हुआ है। ये समझ में आ रहा है साफ कि जनता नहीं चाहती है कि बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान को बदलकर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के उस एजेंडे को लागू करे जो मनुवाद पर चलती है। मैं एक बात अभी स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, कोई समाजसेवी संगठन नहीं है। अगर इन परिणामों में से कुछ निकल कर आता है तो निश्चित रूप से इंडिया गवर्नमेंट बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, क्योंकि वैसे भी ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने डरा धमकाकर सत्ता के में रहते हुए अपने साथ लोगों को ले रखा है। तो वो लोग जो डरे सहमे, जो ईडी सीबीआई के डर के मारे हैं, किसी और अन्य कारण से एनडीए का घटक बने हुए हैं, मैं समझता हूं उनके मन में भी एक महत्वाकांक्षा होगी कि हम कैसे भी इन लोगों से अपना पिंड छुड़ाएं। और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के लिए एक अच्छा अवसर है। ये कल की बैठक के बाद पता चलेगा कि आगे इंडिया गठबंधन क्या निर्णय लेता है। जी, तो राजपाल जी, इस बार राजपाट पर प्रश्न चिन्ह है। व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो इतने भी मत नहीं मिले हैं, इतनी भी सीटें नहीं मिली हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने व्यक्तिगत स्तर पर उसको ये कह सके कि आप जो है बहुमत का आंकड़ा छू गए। 240 के आसपास सिमट के रह गई है भारतीय जनता पार्टी। सीधा 63 सीटों का नुकसान है। इस नुकसान को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? इसकी जवाबदेही कौन लेगा? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो बेहतर से बेहतर जनता के बीच में जाके अपना परफॉर्मेंस करना चाहिए वो करने का प्रयास किया। एनडीए ने भी अपना बेहतर देने का काम किया और अपनी सरकार के माध्यम से जो योजनाएं और तमाम तरह की जो गरीब कल्याण के साथ साथ में देश के विकास के कल्याण के काम थे वो लेके हम गए। परंतु कुछ राज्यों में जहां हमारे पास पहले बहुत ज़्यादा संख्या में सीटें थी, वहां पर किसी प्रकार का कोई कमी पेशी रह गई, या फिर ये कहें कि विपक्ष के द्वारा फैलाए हुए कई सारे प्रपंच में वहाँ की जनता को जो है छलने का काम हो गया। जो भी हुआ, कुल मिला के बात यह है कि अभी एनडीए ने जो अब जिस बहुमत के नज़दीक पहुंचने का काम किया है, 291 प्लस 291 तो बता ही रहे हैं, और उसके अलावा इतने रुझान है और प्लस होने वाले हैं हम। तो निश्चित तौर पर सरकार तो मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। ये जो आया है रुझान, ये कहीं सरकार बनेगी, ये तो सही है। तीसरी अब सवाल बार यही हो रहा है कि क्या मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश हमारे देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने, उस दिशा में ये जनादेश मिला है। और मध्य प्रदेश में तो जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और तमाम नेतागण ने ये बात कही थी कि हम मोदी जी को 29 कमल की माला भेंट करेंगे, तो उसमें हम सफल भी हुए। मध्य प्रदेश के परिदृश्य में अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर जनता ने डबल इंजन की जो हमारी सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार के विकास कार्य है, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, इन पर मोहर लगाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करने का काम किया है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ उठ के खड़ी हुई है, पूरी ताकत के साथ। पहले आपने देखा होगा कि 27 सीट जीती, फिर 28 जीती, और अब 29 जीत के हम कांग्रेस को शून्य करने में यहाँ सफल हुए। ये जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने दोनों हाथ से दिया है। यहाँ का संगठन, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के नेता और यहाँ के सरकार की नीति, इन सब पर मोहर लगकर विश्वास हमने अर्जित करने का काम किया है। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने अभी मेरे मित्र भी कह रहे थे मनुवादी कुछ बात लेके आए थे। ये इस प्रकार से पूरे चुनाव में आपने देखा होगा, जातिगत जनगणना ये वो, इस प्रकार की कई सारी ऐसी बातें करने का काम किया है जो कहीं ना कहीं कोई बात कहीं ना कहीं सीटों को प्रभावित करके गई है। विशेष कि यूपी में ये बात चली है, क्योंकि जातिगत समीकरण का वहाँ पर बहुत बड़ा एक चीज़ें निकल के सामने आई है। वो यूपी की समीक्षा यूपी वाले करेंगे, पर ये जरूर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम वहाँ पिछड़े हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कारण। संतोष सिंह जी, मध्य प्रदेश देश का दिल, एकदम ही देश के दिल में धड़कन ही रुक गई कांग्रेस की। नवीन जी, मैं स्वीकार करता हूं कि मध्य प्रदेश में पार्टी की आशाओं के अनुरूप प्रदर्शन नहीं हुआ है, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा विश्लेषण करना होगा कि पिछली बार जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब लोकसभा के चुनाव हुए थे, और उस समय जो पुलवामा का हुआ था मामला और उसके बाद में एक ही सीट हम जीत पाए थे। तो मैं समझता हूँ कि इस बार कांग्रेस की हालत उससे ज़्यादा खराब थी, क्योंकि हम विधानसभा चुनाव अभी अभी हारे थे, लेकिन उसके बाद भी कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से मेहनत की और नए प्रदेश अध्यक्ष ने जो जगह जगह दौरे किए, अपनी टीम को स्ट्रेंथन करने का काम किया,
ये दौर बहुत अधिक लंबा नहीं चलेगा। वैसे देखा जाए तो हमारे लिए सेटबैक जरूर है, लेकिन वैसे प्रैक्टिकली देखें तो हमने एक सीट अपनी खोई है, लेकिन हम निश्चित रूप से इन परिणामों से बेहद असंतुष्ट हैं और आगे भविष्य में अच्छा करने का प्रयास करेंगे। मुकेश शर्मा जी, छत्तीसगढ़ में एक कदम आगे गए, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप किया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तो अच्छा किया, लेकिन बाकी राज्य में महाराष्ट्र में देखें तो पीछे हुए, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, हरियाणा में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, थोड़ा साउथ में ठीक है, लेकिन जिस प्रकार की उम्मीद कर रहे थे, मतलब पार्टी को एकल तौर पर 272 जो जादुई आंकड़ा है वहां तक नहीं पहुंच पाई आपकी पार्टी। क्लीन स्वीप उसने मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में भी एक पिछले बार 9 से अब 10 सीटों पर जीतने के कगार पर है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन बाकी राज्यों में यह समर्थन मिला नहीं। तो जिस प्रकार से आप कांग्रेस मुक्त भारत का सपना वो 2047 तक के विजन की बात कर रहे हैं, यहाँ तो अभी चुनौती ज्यादा बड़ी है। देखिए नवीन जी, कहीं ना कहीं ये परिवारवादी पार्टी 10 साल मोदी जी के सरकार, मोदी जी के विकास और भारत में मोदी जी, पूरे विश्व में मोदी जी के बढ़ते कद को लेके, उनके प्रभाव को लेके और लगातार 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद ये इन पार्टियों में छटपटाहट थी। ये एन केन प्रकारेण सत्ता में कैसे आए, इसके लिए कितना भ्रम फैलाना पड़े, कितना झूठ बोलना पड़े। बार बार इन्होंने कहा कि हम आरक्षण बंद करने वाले हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि भाई हम आरक्षण बंद नहीं करने वाले, हम आरक्षण को बंद करने भी नहीं देने वाले हैं। इसके बावजूद ये लगातार झूठ फैलाने का काम, भ्रम फैलाने का काम ये करते रहे। उसके बावजूद जनादेश एनडीए को मिला है, सरकार बनाने का जनादेश एनडीए को मिला हुआ है और विकास के काम की गति वैसे ही चलते रहेगी। हमने 10 साल के अंदर में भारत को 10वीं से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है। बड़ा काम है ये। आज नया भारत है, भारत की बात दुनिया सुनती है, आज वो भारत है। और लगातार ये इनके जमाने में इनके प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। आज वो समय है जब 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया पहुंचता है। करोड़ों की संख्या में जनधन खाते खोले गए और योजनाओं का लाभ सीधा गरीबों को पहुंचाया गया। ठीक है, ये भ्रम फैला के और कुछ सीटें अपने बढ़ा लिए, लेकिन इनको जनादेश सरकार बनाने का नहीं है जी। यूपीए को जनादेश सरकार बनाने का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए तीसरी बार फिर से सरकार बनाने जा रही है और विकास की गति को उसी रफ्तार से जारी रखना है, ये हमारा संकल्प है। और भारत को विश्व गुरु तक ले जाने का हमारा संकल्प है। वो पहले भी था, अभी भी है। ठीक है, सीटें कुछ कम आई, लेकिन आज भी हमारा गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ में है। तो कांग्रेस को थोड़ा खुश होने के लिए ठीक है, तसल्ली करने के लिए ठीक है, लेकिन ये अनर्गल भ्रम फैलाना अब इनको बंद कर देना चाहिए। लोगों में भय फैला के और ये वोट लेके ये सोचते हैं कि भारत का हित कर लेंगे या लोगों का हित कर लेंगे। इनको अब जवाब देना पड़ेगा। पूछ ले, इनको जिताया है लोगों ने, इनको जवाब देना पड़ेगा और मेरा दावा है इनके पास में जवाब है नहीं। पूछ लेता हूँ। संतोष सिंह जी, आप खुश हो लीजिए, लेकिन देखिए आपने, राहुल जी ने कहा कि इनको 400 का आंकड़ा पार नहीं करने देंगे, 300 का नहीं करने देंगे, ये बात ठीक कर ली। अब आप, राहुल जी लिख के कह रहे थे कि आप प्रधानमंत्री जी, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, लिख के ले लीजिए। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन ये कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो किस आधार पर कहा और क्या स्ट्रेटेजी है, कुछ खुलासा करेंगे? देखिए नवीन जी, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि नरेंद्र मोदी जी कोई ऐसा मोर्चा नहीं जहां फेल नहीं हुए हों।
और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ता और पूरी भारतीय जनता पार्टी कहती कि भारत को विश्वगुरु बना रहे हैं या विश्वगुरु बना चुके हैं। आखिर कौन बांटता है ये डिग्रियां? जितने भी इंस्टीट्यूशन जवाहरलाल नेहरू के समय बने हुए थे, चाहे आईआईटी हो, एम्स हो, इसरो हो या बीएआरसी हो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तमाम भाखड़ा नंगल बांध हो, हीराकुंड बांध हो, इन्होंने नया क्या ऐड किया उसमें, बल्कि पुरानी संपत्तियों को बेचा है। और ये तो पूरे देश की जनता ने देखा है कि गरीबों की संपत्तियों को लूट कर गरीबों की संपत्तियों को लूट कर, देश के जो संसाधन है उनको लूट कर अपने अमीर मित्रों को देना, ऐसे 3 काले कानून बनाना जो किसानों की छाती पर मूंग दलने के समान थे। और उसके पहले ही अडानी का किसानों के खेतों में, पंजाब और हरियाणा के खेतों में साइलो बना लेना, ये क्या संकेत देता है कि सरकार किसी एक उद्योगपति के इशारे पर चल रही थी? इस सब चीजों ने देश को प्रभावित किया है। अभी पिछली एक डिबेट में एक प्रवक्ता मुझसे कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने एयरपोर्ट्स बनाए। मैंने कहा एयरपोर्ट्स तो आप बनाएंगे सरकारी धन से, क्योंकि वो बनने के बाद ही तो अपने दोस्त को गिफ्ट करेंगे ना 50 वर्षों के लिए। 2047 के मिशन की बात करते हैं या विजन की बात करते हैं मोदी जी, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि 2014 से लेकर 2024 तक हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे पाए प्रतिवर्ष। हमने उन्हें पकौड़ा तलने की सलाह दी, हमने नाली से गैस बनाने की सलाह दी, और उसके बाद ये नहीं बता पाए कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होनी थी। किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं कर्ज के मारे। तो मैं सोचता हूं कि अगर उनका लागत मूल्य भी निकल जाता किसानों का तो उनको आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। उसके बाद उन्होंने कहा था कि 2022 तक हर किसी के पास अपना घर होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा। आज कहते हैं कि हम 3.5 करोड़ मकान कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल होगा। नवीन जी मैं ये कह रहा हूं कि ये सब, इन सब मोर्चों पर विफलता थी, तभी तो जो 400 पार का नारा था वो फुस हुआ और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर स्पष्ट बहुमत भी नहीं ला पाई। 230 के आसपास इनका आंकड़ा। सिसोदिया जी, आपने मध्य प्रदेश में तो कमाल कर दिया, क्लीन स्वीप लगा दिया। मतलब बीडी शर्मा जी का जो संगठन के मुखिया के तौर पर ये ऐतिहासिक कार्यकाल, उनके कार्यकाल में एक ऐतिहासिक दिन है और एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है, मील का पत्थर है। लेकिन मध्य प्रदेश की जो धड़कन है वो बाकी देश के दिल तक उस शिद्दत से पहुंची नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश में तो निश्चित तौर पर जो देश भर में है भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है प्रदेश स्तर के, उन संगठनों में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। ये हमने कई बार, हमारा केंद्रीय नेतृत्व आकर बोल के गया है। यहाँ पर निश्चित तौर पर लंबे समय से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की संगठन की एक गौरवशाली परंपरा रही है। कुशाभाऊ ठाकरे जी के समय से लेकर, प्यारेलाल खंडेलवाल जी के समय से लेकर, तो आज विष्णुदत्त शर्मा जी तक लगातार एक लंबी श्रृंखला है। ये 4थी पीढ़ी के कार्यकर्ता है, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मोहन यादव जी। हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में समय समय पे पीढ़ी परिवर्तन भी हुआ है, समय समय पे कार्यकर्ताओं को काम भी मिला और अच्छे दायित्वों पे भी हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता पहुंचे, केंद्र स्तर तक पहुंचे। संगठन बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, नीचे तक है, मतदान केंद्र तक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसी की बानगी आज देखने को मिली कि हमने कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश करने का काम कर दिया। 29 सीट आज भारतीय जनता पार्टी के पास। और ये सिर्फ संगठन ने ही कर दिया, ऐसा नहीं। संगठन के साथ साथ में जब वो संगठन के तपे तपाए कार्यकर्ता जब सरकार में जाकर बैठते हैं, आप देखिए डॉक्टर मोहन यादव जी का पिछला दिसंबर से लेकर अभी तक का जो कार्यकाल आप देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि उन्होंने इतने कम समय में जिस प्रकार से संगठन को भी चालना देने का काम किया, सरकार के भी काम को करने का काम किया, और उसके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में है तो उस बागडोर को भी संभालने का काम किया। और सिर्फ संभालने का काम नहीं किया, मंजिल तक, लक्ष्य तक पहुंचाने का काम किया। तो ये कार्यकर्ता भाव से जब हम लोग काम करते हैं तो हो पाता है। अब देश भर में भी इस प्रकार के कार्यकर्ता तैयार हो, कई स्थानों पर है, कई स्थानों पर होना है। भारतीय जनता पार्टी की ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। एनडीए के माध्यम से हमने जो है, सरकार ने जो काम करके दिए, उन काम के आधार पे हम जनता के बीच में थे, हमको मोहर लगी जनता के प्रतिक्रिया के साथ इस चरण को विराम देते हुए सीधा रुख लाइव सीधे प्रसारण की तरफ करूंगा। गंगेश द्विवेदी जी से पूछना चाहूंगा। गंगेश जी, ये जो परिणाम है इसने ये तो तय कर दिया है कि न तो मीडिया के पूर्वानुमान, आप मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, लेकिन जनता के मन का अनुमान लगाना मुश्किल है। इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अगर देखा जाए तो कांग्रेस को मिला है। कांग्रेस करीब 100 सीटों पर पहुंचने वाली है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 37 सीटों पर है। तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें मिली हैं, जबरदस्त कमबैक किया है। तो आप देखें तो पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह, मध्य प्रदेश में 2 बड़े दिग्गज कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, इनको हार का सामना करना पड़ रहा है। कमलनाथ जी का गढ़ था, उनके पुत्र को हार का सामना करना पड़ा। तो जो सेट पैटर्न है, जो बिल्कुल
स्थापित मानक है उन सबको तोड़ा है जनता ने, और जनता ने ये बता दिया कि जनता से ऊपर कोई नहीं। निश्चित तौर पर देखिए, पूरे देश की जनता ने इस बार जो मैंडेट दिया है उससे एकदम स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी पार्टी अगर ये सोचे कि वो अपने नैरेटिव के हिसाब से जनता का माइंडसेट पूरी तरह से चेंज कर देगी, वो संभव नहीं है। कुछ एरिया विशेष में भले प्रभाव डाल सकते हैं, और खासतौर पे कांग्रेस का जो कम बैक दिख रहा है, मुझे लगता है राहुल गांधी ने जो देश भर में घूम के यात्राएं की है उसका मुझे लगता है उनको बहुत फायदा मिला है। जो भी नेता, कोई भी नेता हो, अगर वो जनता के करीब जाता है तो जनता की नब्ज को पहचानने लगता है, लोग उसको पसंद करना शुरू कर देते हैं, और जब जनता की चीजें समझ में आने लगती हैं तो निश्चित तौर पर वो उनसे जुड़े हुए फैसले लेने लगता है, उनसे जुड़े हुए नीतियां बनाना शुरू करता है, अपनी पार्टी की रणनीति में चेंज करता है। तो उसका मुझे लगता है कहीं न कहीं कांग्रेस को इसका फायदा मिला है, और इसलिए कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है। दूसरा, कांग्रेस जब पिछली बार चुनाव लड़ी 2019 में, तो मुझे लगता है वो उसका सबसे बुरा प्रदर्शन था कांग्रेस का, और स्वाभाविक तौर पे ये उम्मीद की जा रही थी इस बार की कांग्रेस अब इतना बुरा तो नहीं करेगी, इससे अच्छा ही करेगी। तो एक हिसाब से लगभग दोगुनी सीट कांग्रेस को इस बार मिली है, तो उनका प्रदर्शन एक तरह से बहुत पिछली बार की तुलना में बहुत बेहतर है। राहुल गांधी दोनों जगह से जीते, पिछली बार वो उतरने की स्थिति में थे। स्मृति ईरानी की हार हुई, एक बड़ी हार हुई उत्तर प्रदेश में, केंद्रीय मंत्री हैं जी जी, और उनकी जगह संतोष जीते हैं, वो शर्मा जीते हैं जो उनके करीबी रहे, मतलब गांधी परिवार करीबी व्यक्ति वहां से जीत गए हैं। तो एक तरह से कहीं न कहीं रायबरेली में और क्षेत्र में कांग्रेस की वापसी जैसा माहौल दिखना शुरू हो गया है, जो एकदम से जीरो वाली स्थिति पिछली बार दिखाई दे रही थी। 2 या 3 सीटें, 2 सीटें थी मेरे ख्याल से पिछली बार यूपी में, तो वो चीजें फिर वापस कांग्रेस के पाले मानी शुरू हो गई है। तो एक तरह से ये अच्छा भी है, और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में इस बार कांग्रेस रहेगी। अभी एकदम से कहना भी उचित इसलिए नहीं कि क्योंकि कांग्रेस और जो संभावनाएं तलाश रही है वो भी जी वो लोग संभावनाएं तलाश रही हैं। अभी चर्चा ये भी आई है कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम का ऑफर दे दिया गया, तो इस तरह की जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है। तो अभी 1-2 दिन तक ये कह पाना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह से देखा जाए सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, तो स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रपति सबसे पहले उन्हीं को सरकार बनने के लिए आमंत्रित करेंगे, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी भी मजे की राजनीति के हैं, तो मुझे लगता नहीं कि अपने अलायंस को इस तरह से आसानी से टूटने देंगे। बिल्कुल ठीक। तो एक तरह से जो भी चीजें बनेंगी अगले 2-3 दिन में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, और ये एकदम सही है कि जनता को किसी भी तरीके से अगर ये सोचे कोई भी पार्टी के लोग या कोई भी राजनीतिक दल कि हम अपने हिसाब से सारी चीजें करते चले जाएं, तो संभव नहीं है। जनता अपने हिसाब से देखती है और साइलेंट वोट करती है, और साइलेंट वोट बहुत खतरनाक तरीके से सामने आता है। बिल्कुल सही कहा, ये साइलेंट वोट ही था। तो हम इस चरण को, इलेक्शन हिट के इस विशेष कार्यक्रम को हम यहाँ विराम देते हैं।